Hello friends, welcome back to my channel. Okay friends, today I start to teach biology chapter molecular basis of inheritance. फ्रेंड्स बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कि मुझे इस चैप्टर पर वीडियो बनाना चाहिए. तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. फ्रेंड्स ये बोल है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो बेस है इनहेरिटेंस का, उसका नाम है डीएनए, क्योंकि डीएनए का ही ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजनी में. फ्रेंड्स जब डीएनए का ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजनी में, तब उनका कैरेक्टर भी ट्रांसफर होता है डीएनए के साथ. ओके फ्रेंड्स, फिर चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न. फ्रेंड्स ये बोल रहा है, आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था the inheritance pattern and the genetic basis of such pattern. फ्रेंड्स से बोला द इनहेरिटेंस पैटर्न, विरासत का जो प्रतिरूप है, और जेनेटिक बेसिस आनुवंशिक आधार, ऑफ सच पैटर्न ऐसा स्वरूप. फ्रेंड्स से बोल रहा है विरासत का प्रतिरूप और उसका आनुवंशिक आधार और उसका ऐसा स्वरूप क्या है. एट द टाइम ऑफ मेंडल के समय में द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट क्लियर. फ्रेंड्स से बोल रहा है कि मेंडल के समय में द नेचर ऑफ दोज फैक्टर, उनकी प्रकृति का जो तत्व है रेगुलेटिंग, कर्म में रखने वाला. फ्रेंड्स से बोल रहा है कि उनकी प्रकृति का जो तत्व है कर्म में रखने वाला, द पैटर्न प्रतिरूप ऑफ इनहेरिटेंस विरासत का वॉज नॉट क्लियर. फ्रेंड्स से बोल रहा है कि उनकी प्राकृतिक का जो तत्व कर्म में रखने वाला तत्व है और उनके विरासत का प्रतिरूप है वो वॉज नॉट क्लियर, वो स्पष्ट नहीं था. ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, अगले 100 साल से, द नेचर ऑफ पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल वॉज इन्वेस्टिगेटेड, क्लेमिनेटिंग in the relation that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material. फ्रेंड्स ये बोल रहा है ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, अगले 100 साल से, द नेचर ऑफ द पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल. पुटेटिव फ्रेंड्स, पुटेटिव मीन्स विख्यात. फ्रेंड्स ये बोल रहा है विख्यात का जो स्वभाव है जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक आधार का, वॉज इन्वेस्टिगेशन, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा है. क्लैमिनेटिंग, फ्रेंड्स क्लैमिनेटिंग में समापन होता है, एक चरम सीमा पर उसका जा करके इन्वेस्टिगेशन हुआ, जांच पड़ताल होने के बाद उसका रिलीजन इज इन द रिलीजन, उसका रिलीजन उसकी प्राप्ति हुई, दैट द डीएनए, वो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल. फ्रेंड्स पता चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है फ्रेंड्स वो डीएनए है. एट द छोड़ो जेनेटिक मटेरियल. फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल एक मटेरियल होता है जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से उसके प्रोजनी में, जैसे कि ट्रांसफ़र होता है डीएनए, उसको ही हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं. एट लीस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एट लीस्ट कम से कम, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुसंख्यक जीव के अंदर फ्रेंड्स डीएनए पाया जाता है. In class 11th you have learned that nucleic acid are polymer of nucleotide. फिर हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि फ्रेंड्स ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का. फ्रेंड्स क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम तो नहीं पढ़े हुए हैं, क्लास 11th में वैसे कोई पढ़ता नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ी. ओके फ्रेंड्स, चलो फिर देखते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. फ्रेंड्स इसको हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं. फ्रेंड्स ये बोला है कि आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस पैटर्न का जेनेटिक बेसिस क्या होता है, और मेंडल के टाइम पर कुछ फैक्टर हैं जो इस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है. लेकिन आगे के 100 ईयर में ये क्लियर हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली डीएनए है, और न्यूक्लिक एसिड फ्रेंड्स, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का.
ओके फ्रेंड्स, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए है। फ्रेंड्स डीओ क्यों लगा हो इसमें, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट है, इसलिए हम इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। फ्रेंड्स अब इसका हम फिगर बना देते हैं, शायद आपको क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। डीएनए जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीओ शुगर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम इसका फिगर बना लेते हैं। ओह शिट, क्या बना दिया मैंने। अभी भी मस्ती सूझ रही है मेरे को। ये फिगर थोड़ा बुरा बन गया, ये कुछ भी बनाते रहते हैं हम। ये भी गलत। फ्रेंड्स क्लियर फिगर ये है। सॉरी यार, गलती हो गई, हो जाता है कभी कभी, बच्चे हैं हम लोग। ये फ्रेंड्स देखिए, यहाँ ऑक्सीजन अब्सेंट है, इसलिए हम इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और क्योंकि हट जाता है ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको बोलते हैं। और आरएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए का भी मैं फिगर बनाती हूँ, एक सेकेंड। ये डीएनए रहा और ये रहा आपका आरएनए। गलती नहीं करना श्रेया। ये रहा आपका आरएनए 1 और एच रहेगा 2 3 और एच यहाँ भी रहेगा एच। ओके, इसको राइबोज शुगर बोलते हैं हम फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे राइबोज शुगर बोलते हैं। और इसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हट चुका है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये रहा हमारा डीएनए का फिगर और ये रहा हमारा आरएनए। ओके फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए आर द 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। ये फ्रेंड्स बोल रहा है 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। पहला फ्रेंड्स कौन सा है, वो अब देख रहे हैं, डीएनए है, और दूसरा है आरएनए। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स ये बोल रहा है डीएनए जेनेटिक मटेरियल का एक्ट करता है। जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है और वो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो बहुत सारे अधिकांश जीव में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, 2 टाइप्स के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जो फाउंड इन लिविंग सिस्टम, जो जीवित प्रणाली में पाया जाता है। एक डीएनए होता है फ्रेंड्स और एक आरएनए होता है। डीएनए जो होता है वो ऐड करता है जेनेटिक मटेरियल पे, जो बहुत सारे अधिकांश जीव में पाया जाता है। आरएनए थ्रू इट आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। फ्रेंड्स ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आरएनए भी आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के ही जैसा वर्क करता है इन सम वायरस, कुछ वायरस में। फ्रेंड्स कुछ वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल्स की जैसा भी कार्य करता है, जैसे कि हम HIV बोल देते हैं, ह्यूमन वायरस जिसे हम बोलते हैं HIV। मोस्टली फंक्शन एज ए मैसेंजर, वो अधिकतर फंक्शन करता है मतलब समारोह में शामिल होता है। मैसेंजर के मतलब संदेश वाहक होता है। फ्रेंड्स वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम mRNA बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे।
RNA has additional role as well. RNA additional role, RNA का फ्रेंड्स अतिरिक्त भूमिका भी है. इट फंक्शन एज एडेप्टर, ये समारोह में अनुकूलित होता है. एडेप्टर मीन्स फ्रेंड्स अनुकूलित होता है स्ट्रक्चर. ये समारोह में अनुकूलित होता है, इसकी संरचना में अनुकूलित होता है. एंड इन सम केसेस ऐसे कैटालिटिक मॉलिक्यूल, फ्रेंड्स कुछ केसेस में, कुछ स्थिति में ऐसे कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स, फ्रेंड कैटालिटिक मीन्स होता है उत्प्रेरक अणु. उत्प्रेरक अणु मीन्स कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स मीन्स फ्रेंड्स होता है कि जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं. कोई रिएक्शन हो रही है बॉडी में, उसको बढ़ा देते हैं, उसे हम कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. वो वर्क करता है आरएनए. इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. फिर बोल रहा है कि आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप इस न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में. न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में बता रहा है, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, दिखा दे रही हूँ आपको न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में, क्योंकि क्लास 11th में तो कोई पढ़ता है नहीं. कोई 11th में भी 12th में भी कोई नहीं अच्छे से पढ़ता है. जब प्रिपरेशन करने जाता है तब इतना डिटेल्स पढ़ता है. ओके फ्रेंड्स, फिर हम दिखाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. फ्रेंड्स न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में या उसके पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं. फिर हम उसके फिगर बनाते हैं, आपको दिखाते हैं न्यूक्लियोटाइड के. ये रहा हमारा नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर. फ्रेंड्स इसे हम यहाँ शायद तो माइनस रहता. ओके, हमें बहुत दिन का पढ़े हैं तो थोड़ा भूल जा रहे हैं. ओके, ये हम इसे फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं फ्रेंड्स. नाइट्रोजन ग्रुप का हम ये फॉस्फेट ग्रुप रहा, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप रहा. ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप रहा. और इसे हम फ्रेंड्स इसे हम पेंटोस शुगर बोलते हैं. और बेस, ये रहा बेस, तो इसे हम नाइट्रोजन बेस बोलते हैं. नाइट्रोजन बेस. ये रहा हमारा 3 कंपोनेंट, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस. ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया. फ्रेंड्स इसमें 5 कार्बन मिलते हैं. 1 2 3 4 5 कार्बन. ओके, यहाँ 5 कार्बन मिलते हैं इसमें. ओके फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने देख चुके हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द वे दिस मोनोमर यूनिट आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर. फ्रेंड्स से बोल रहा है जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, और एंड द वे मोनोमर यूनिट, उसकी मोनोमर की जो इकाइयाँ हैं फ्रेंड्स आर लिंक्ड, जुड़ी हुई होती हैं टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड टू पॉलीमर से. फ्रेंड्स पॉलीमर्स मीन्स वो होता है कि अणुओं के मिलने से तैयार किया गया भौतिक विभाजन, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे डीएनए की संरचना के बारे में, इट्स रेप्लिकेशन, उसके रेप्लिकेशन के बारे में. फ्रेंड्स रेप्लिकेशन के बारे में, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन the sequence of amino acid in protein, the process of protein synthesis, translation. फ्रेंड्स इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है सबको, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. 1 मिनट में बताती हूँ. डीएनए टू डीएनए, तो फ्रेंड्स रेप्लिकेशन होता है. डीएनए से अगर डीएनए बनता है फ्रेंड्स तो रेप्लिकेशन होता है, उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं. फ्रेंड्स अगर डीएनए से आरएनए बनता है
डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और फ्रेंड्स आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हो गया, ट्रांसलेशन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनता है तो, एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन। ओके फ्रेंड्स, और उसके एलिमेंट्री बेसिस, उसके प्राथमिक आधार, उसके नियम का प्राथमिक आधार, द डेटर्मिनेशन। फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं कि मोनोमर्स को भी हम स्ट्रक्चर में आपको दिखा दें। इसमें सटीक नहीं दिया है और फिर आप लोगों को आगे चल के दिक्कत होगी, तो फिर हम अभी समझा दे रहे हैं आप लोगों को। फ्रेंड्स पहले तो मैं बता देती हूँ कि मोनोमर्स जो होता है एक स्मॉल यूनिट होती है जो एक साथ मिलकर एक लंबी चैन बनाती है, जिसे हम पॉलीमर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर चलिए देखते हैं कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी इसलिए। फ्रेंड्स ये जो यूनिट देख रहे हैं ना आप, हर एक यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। ये मोनोमर हुआ, ये मोनोमर है आपका। ओके फ्रेंड्स, इस केस में पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड है और मोनोमर जो है फ्रेंड्स न्यूक्लियोटाइड है इस केस में। ओके फ्रेंड्स, बात न्यूक्लियोटाइड बोल रहा था फ्रेंड्स, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ओके फ्रेंड, ये रहा हमारा मोनोमर। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ बढ़ते हैं हम आगे। द डेटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। क्या दृढ़ निश्चय कर रहे हैं फ्रेंड्स? ये बोल रहा है ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज सेट इन ए न्यू एरा ऑफ जीनोमिक। ओके फ्रेंड्स, एक सेकेंड, अब हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इससे पूरा मैं बोल रहा है कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से ह्यूमन जीनोम को। ह्यूमन जीनोम मीन्स फ्रेंड डीएनए, भूलिएगा नहीं। आई नो भूलने वाली चीज नहीं है, बट डीएनए फ्रेंड्स, डीएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बने होते हैं। डीएनए में जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं सबको डिटरमाइन किया जाता है, इन सब की स्टडी भी की जाती है। इसे पता लगाया जाता है कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, कि कौन सा पहले आया। ओके फ्रेंड्स, यही ये बोलना चाह रहे हैं महाशय। डीएनए इसको और डिटेल में बताएं फ्रेंड्स। और क्या बताएं, डीएनए का लेंथ जो होता है फ्रेंड्स, डीएनए का लेंथ न्यूक्लियोटाइड के नंबर से होता है। न्यूक्लियोटाइड मिलकर हो तो डीएनए बनता है। ओके फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी ज़्यादा डीएनए की लेंथ होगी। फ्रेंड्स इसमें ह्यूमन जीनोम की बात कर दिया। ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड ऑफ द has set a new era of the genome. This last section human genome sequencing complete. फ्रेंड्स इसमें बोला है हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन में हैप्लॉइड सेल कौन सा होता है फ्रेंड्स? हैप्लॉइड तो गैमेट आ जाएगा, स्पर्म आ जाएगा फ्रेंड्स। स्पर्म तो गैमेट 45 आवर तक गैमेट जिंदा रहता है, 45 आवर तक, फिर वो डेड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इन द लास्ट सेक्शन, अंतिम खंड में द एसेंशियल, अनिवार्य है। अंतिम खंड में क्या अनिवार्य है? ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स consequences will also be discussed.
एसेंशियल अनिवार्य है, ह्यूमन जीनोम मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग अनिवार्य है, सीक्वेंसिंग मीन्स अनुक्रम, एंड और इट्स कॉन्सिक्वेंस परिणाम विल आल्सो बी डिस्कस, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। एसेंशियल ऑफ द लास्ट सेक्शन में अब हम अनिवार्य है डीएनए का अनुक्रम उसका परिणाम, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन, चलो फिर शुरू करते हैं हमारा चर्चा, अपना चर्चा। बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, पहले हम समझेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ, पहले हम क्या समझेंगे, संरचना ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। सबसे पहले हम क्या चर्चा करेंगे, संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही सबसे दिलचस्प है, सबसे दिलचस्प अणु है इन द लिविंग सिस्टम, रहने की अवस्था में। दैट इज द डीएनए, वो है डीएनए। इन सब्सिक्वेंट सेक्शन वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज द मोस्ट अबाउंडेड जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट इज रिलेशनशिप इज विथ आरएनए। मोस्ट अबाउंडेड, फ्रेंड से बोल रहा है कि सबसे प्रचुर मात्रा में जेनेटिक मटेरियल, आंशिक संबंध का सबसे प्रचुर मात्रा में। व्हाट इज रिलेशनशिप, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है आरएनए के साथ। फ्रेंड्स अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, उसकी जेनेटिक मटेरियल डीएनए की क्या है सबसे प्रचुर मात्रा में, उसका आनुवंशिक आधार क्या, उसका रिलेशन क्या है, कैसा है आरएनए के साथ। ओके फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं डीएनए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।